हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट के एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक की और चर्चा करेंगे। यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे किसी स्टेट का टेट हो, चाहे वर्ग 1, 2, 3 हो, या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। उनमें सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हिस्ट्री का टॉपिक है और सीटेट में इस टॉपिक को विशेष रूप से दर्शाया गया है, जिसमें हम आज जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने जो हिस्ट्री के टॉपिक पिछले 2 लेक्चरों में देखा, तो उसमें हमने देखा कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक किस प्रकार राज्य और साम्राज्यों का उदय होता है और कैसी उठापटक प्रशासन चलाने के लिए होती है। उसके बाद हमने देखा कि 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत रहा और फिर उसके बाद मुग़ल काल आया। तो इस प्रकार से हमने राजा, महाराजाओं और प्रशासकों के बारे में तो पढ़ा, लेकिन एक समाज ऐसा भी था जो इनसे परे था, एकदम अलग था, जिसको इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं रहता था। इन्हीं को जनजाति, जो अलग थलग रहती थी, उसकी एक स्पेशल भाषा, एक स्थान, विशेष स्थान, उसका विशेष जनजातियाँ, उसका विशेष रहन सहन, उसके विशेष रीति रिवाज इत्यादि प्रकार के जो हैं उसको मुख्य धारा से अलग करते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कुछ प्रमुख जनजातियों का वर्णन भी देखेंगे, लेकिन संपूर्ण भारत की जनजातियों को कवर करेंगे, जिसमें उत्तर भारत की जनजातियाँ, मध्य भारत की जनजातियाँ और दक्षिण भारत की जनजातियाँ। तो हम मुख्य रूप से इसमें बंजारा, घुमंतु प्रवृत्ति की जो जनजातियाँ हैं उसमें बंजारा पढ़ेंगे, गोंड पढ़ेंगे और अहोम जनजाति जो वर्तमान नागालैंड वाले रीजन में बसी हुई है, तो उनको हम अच्छे से उनका डिटेल पढ़ेंगे इसमें। और बाकी जो दक्षिण भारत की कोली, दादरी, बिदरी, ये जनजातियां हैं, उनके बारे में भी इसमें डिटेल हम जानेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस चैनल के माध्यम से लेक्चर हर दिन आपको मिलता रहेगा और टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यूअस चल रही है, वो चलती रहेगी। आप अभ्यास करते रहें इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें, शेयर करें, लाइक कमेंट करें। यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी दिक्कत और परेशानियों को दूर करने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इससे। चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम आज यह चर्चा शुरू करते हैं कि जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो कैसे जनजातियों का जीवन था, कैसे उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं, कैसे उनके रीति रिवाज थे जो कि नगरीकरण और शहरीकरण प्रशासकों से उनको अलग बनाते हैं। तो चलिए हम आज अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में अपलोडेड है वीडियो, जिसमें 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी, तो उसमें आप किस प्रकार देखे हैं, जिस प्रकार से कैसे राजपूतों का उदय हुआ और टकराव हुआ मुग़लों से भी, और उधर गजनी के शासक गौरी और गजनबी से। तो उसमें राज्यों का उठापटक, निर्माण और पतन चलता रहा। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गाँवों में फल फूल रही थी। तो जो है शहर और गांव में तो क्या था, कला और दस्तकारी, उत्पादक की गतिविधियां फल फूल रही थी। फिर बताता है एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए। कई आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन भी हुए, क्योंकि बाहरी आक्रमण हुए। तो जो यहाँ की रीति रिवाज थे, भारत के रीति रिवाज थे, तो जब गौर आया तो उसने आक्रमण किया तो कुछ रीति रिवाज चेंज हो गए, गजनी के कुछ रीति रिवाज मिक्स हो गए। उसके बाद मुग़ल आए तो मुग़लों के रीति रिवाज मिक्स हो गए, तो धर्म और कट्टर होते गए।
अर्थात और कठोरता आती गई धर्मों में। इस प्रकार पिछले लेक्चरों में उनका वर्णन मिलता है। फिर आगे है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं था, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए। जो यह सामाजिक परिवर्तन था वह हर जगह क्या था, अलग अलग था, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से यह समाज विकसित हो रहे थे। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। तो अब इसका डिटेल अगले पैराग्राफ में मिलेगा कि किस प्रकार से वहाँ पे अलग अलग प्रकार से सामाजिक परिवर्तन और समाज विकसित हुए। तो हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। इसको आप जरूर याद रखेंगे, इस कोट में जो दिया गया है, तो जनजातीय नृत्य दिया गया है संताल, चित्र, खर्रा, तो इसको आप याद रखेंगे। ये जनजातीय नृत्य है संताल, तो इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैरा। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। जो समाज था वह वर्ण व्यवस्था के अनुसार पहले से ही क्या था, विभाजित था। वर्ण व्यवस्था पहले चलती थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार से पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। जो ब्राह्मणों ने नियम बताए थे, तो बड़े बड़े राजा महाराजा जो अपने को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित मानते थे, वो भी मानने के लिए क्या थे, बाध्य थे, स्वीकार किए थे उनके बनाए हुए नियमों को। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का काफिला बढ़ता गया। जो फासला था अमीर गरीब के बीच और ऊंच नीच का भेदभाव और अधिक बढ़ गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। जैसा कि मैं पहले ही बताया था पहले पैराग्राफ में, कि जैसे बाहरी आक्रांताओं का हमला हुआ और सत्ता उनके हाथ में गई, तो भारतीय समाज और जटिल हो गया और कठोर हो गया, जिससे धर्म परिवर्तन ना हो सके, इसलिए और कठोरता आ गई उसमें। तो वही इसमें बताया गया है कि सुल्तानों, अर्थात जो सल्तनत काल था दिल्ली, फिर उसके बाद मुगल काल, तो उसमें बताया गया दिल्ली सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। कई कुरीतियाँ आ गई थी, बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर प्रथा, ये सारी सम्मिलित हो गई थी, अर्थात और जटिल हो गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले पैरा की ओर। ये आप नृत्य संथाल देख सकते हैं। अब है बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। यहाँ से अब शुरू होगी जनजाति। अभी तक तो बताया गया, जो फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ था, कि उसमें किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन, क्रमिक सामाजिक परिवर्तन हुए। पहले वर्ण था, फिर जब सुल्तान आए तो थोड़े बहुत कठोरता आई, उसके बाद जब मुग़ल आए और संपूर्ण भारत में मुग़लों का शासन हुआ, तो संपूर्ण भारत में और अत्यधिक कठोरता आ गई। तो इस प्रकार से समाज में अत्यधिक कठोरता व्याप्त थी। अब हम पढ़ेंगे बड़े शहरों से परे, अर्थात जहाँ बड़े बड़े नगर थे, वहाँ से कुछ अलग दूर जंगलों में निवासरत, पहाड़ियों में निवासरत कुछ जनजातियाँ थीं, जो एकदम अलग जीवन जी रही थी। उनका अलग समाज था, अलग रीति रिवाज थे, तो वो मुख्य धारा से अलग थे। उन्हीं के बारे में अब चर्चा होगी। तो यहाँ बताया गया है कि अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। तो आप यहाँ अलबत्ता की चर्चा की गई है। अलबत्ता एक जनजाति है, दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों, कर्मकांडों को नहीं मानते थे। उपमहाद्वीप में कई ऐसे भी क्या थे, समाज थे, जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वे कौन से लोग थे जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। तो वे जनजातियाँ थीं। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वह कौन थे जो असमान वर्णों में विभाजित नहीं थे, अर्थात एक थे। तो वे जनजातियाँ थीं जो अलग अलग वर्गों में विभाजित नहीं थी। क्यों? क्योंकि वे समाज की मुख्य धारा से अपने आप को अलग रखा था उन्होंने, इसलिए
वे एक ही माने गए, अर्थात जनजातियां कहा गया उनको। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। प्रत्येक जनजातियों के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं, कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी और संग्राहक। तो इसमें याद रखेंगे कि जनजातियों में भी जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग तरह के कार्य किए जाते थे। जैसा कि इसमें बताया गया है कि प्रत्येक जनजाति नातेदारी में बंधी रहती थी, नातेदारी में बंधी रहती थी, अर्थात अपने जो रिलेटिव थे उनके वो बाहर नहीं जाते थे, तो नातेदारी में बंधी रहती थी। और जो कुछ जनजातियां तो खेती करके अपना जीविकोपार्जन करती थी, लेकिन कुछ जनजातियां शिकारी और संग्राहक। अब आगे देखते हैं पशुपालक। शिकारी, संग्राहक और पशुपालक थे। तो इसमें से कुछ जनजातियां तो ऐसी थीं जो कृषि कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करती थी, परंतु कुछ जनजातियां ऐसी भी थीं जो शिकारी थीं, संग्राहक थीं और पशुपालक थीं। शिकारी अर्थात शिकार करके जीविकोपार्जन, संग्राहक अर्थात कुछ सामग्री को स्टोरेज करके, और पशुपालक यानी पशुओं को पाल करके वो अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे, जिसमें से उनको मांस, चमड़ा और खाद्य पदार्थ, दूध, घी, ये सारी सामग्री प्राप्त होती थी। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। तो जो जनजातियां थीं तो कृषि भी कर लेती थीं, अर्थात मिला जुला रूप अपनाती थीं। तो कृषि भी, पशुपालन भी, संग्राहक भी और आखेटक अर्थात शिकारी भी इसमें शामिल होती थी। सारी क्रियाएं वो शामिल करते थे अपने जीविकोपार्जन या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि वह जनजातियां जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो वे खानाबदोश जनजातियां हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। इसके लिए घुमंतु शब्द भी है, लेकिन खानाबदोश, घुमंतु से आप जान जाएंगे कि घूमने वाली, लेकिन खानाबदोश आप इसको याद रखें क्योंकि खानाबदोश ही आपको भ्रमित करने के लिए पूछा जाएगा आपसे। तो ये एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी खानाबदोश जनजातियाँ। फिर जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। तो ये जनजातीय समूह थे जो वो संयुक्त परिवार प्रणाली में रहते थे और संयुक्त रूप से ही भूमि और चारागाहों का, अर्थात जहाँ उनके पशुओं को चारा उपलब्ध होता था, बड़ा क्षेत्र था जिसको चारागाह बोलते थे, जहाँ पशुओं के लिए वो चारा प्राप्त करते थे, अर्थात पशुओं को ले जाकर के वहाँ चराते थे। तो उस पर सामूहिक रूप से नियंत्रण होता था और समूह में ही वे बांट लेते थे कि ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ हम इस चारागाह का हम यूज करेंगे, इतने चारागाह का आप यूज करेंगे। इस प्रकार वे बंटवारा कर लेते थे खुद के बनाए हुए नियमों के आधार पर। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। फिर है इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली सामान्यतः जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अल्दहा संस्कृति को बचाया। लेकिन तो पहले इस पैराग्राफ का अर्थ समझ लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है तो यहाँ कई बड़ी बड़ी जनजातियाँ भी फली फूली, जो सामान्यतः है, जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है कि जो जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों और दूसरे दुर्गम जगहों में जहाँ किसी की पहुँच ना हो, ऐसे जगहों में खास करके जनजातियों का निवास होता था। तो इसमें जंगल, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों में कभी कभी ये जनजातियों के साथ क्या होता था, शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव हो जाता था, अर्थात लड़ाई या युद्ध हो जाता था। तो इस प्रकार से समाज के साथ इनका जाति विभाजन पर आधारित जो समाज थे उनके साथ टकराव हो जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी ये जनजातियां अपनी आज़ादी को बरकरार रखीं और अल्लाह संस्कृति को अपने सुरक्षित बचाया।
अपनी संस्कृति को इन्होंने संजोए रखा। उसके बावजूद भी भले कितनी भी लड़ाई और टकराव हुए, लेकिन वे अपनी आज़ादी को बरकरार रखे और अपनी संस्कृति को संजोकर सुरक्षित रखने में कामयाब रहे। फिर सेकंड पैरा है, लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। अब जब विभिन्न जातियां इनके संपर्क में आईं, इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब विभिन्न जातियां इनके संपर्क में आई और एक दूसरे पर निर्भर होने लगे, कुछ सामग्रियां इनसे जातियां प्राप्त कर लेती थी और कुछ सामग्री जातियों से जनजातियां प्राप्त कर लेती थी। तो इस प्रकार उनके संस्कृतियों का भी, भाषा का भी लेन देन हुआ, सामग्रियों का लेन देन हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे जनजातियों में भी बदलाव शुरू हो गया। इसमें बताया गया है बदलने का काम भी किया और एक दूसरे पर क्या थे, निर्भर रहने लगे थे। तो इसमें ये बताया गया है कि जहाँ टकराव की स्थिति थी वहाँ एक दूसरे पर निर्भरता भी थी और धीरे धीरे यह समाज धीरे धीरे बदलने का भी कार्य किया जब संपर्क में आए। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, जनजातीय लोग कौन थे। अब देखेंगे कि जनजातीय लोग थे कौन। तो है, समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे। तो जनजातियों की जो जानकारी है वह लिखित रूप में बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि वो अपना इतिहास लिखते नहीं थे। वे वाचिक परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती थी। तो इसमें यही बताया गया है कि उस समय के समकालीन इतिहासकार और मुसाफिर जो थे, तो जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी थी उनको। कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जहाँ लिखित रूप में भी प्राप्त हुए तो उनको छोड़ दिया जाए। तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। लिखित दस्तावेज जनजातियों का नहीं था, लेकिन उनकी जो रीति रिवाज पद्धति थी वो बहुत समृद्ध और वाचिक मौखिक परंपरा थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या थी, विरासत में प्राप्त होती चली आई और अभी भी जारी है। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का ही इस्तेमाल करने लगे। वर्तमान के जो इतिहासकार हैं तो ये संपर्क किए और जो उनके पास वाचिक और मौखिक परंपराएं हैं उनकी, तो उनसे पूछ करके, सुन करके, उन्हीं के आधार पर उनका इतिहास लिखा गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुग़लों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो पहले इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें है, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। तो इसमें बताया गया है कि इलाका और प्रभाव उस समय चूँकि संघर्ष का काल चल रहा था, एक दूसरे के क्षेत्र में हमला और साम्राज्य विस्तार की नीति चल रही थी, तो इलाका चेंज होते रहते थे, विस्तार चेंज होते रहते थे, कम ज़्यादा हो सकते थे। लेकिन कुछ शक्तिशाली जनजातियाँ ऐसी भी थी जिनका नियंत्रण बड़े इलाकों पर था। विशेष रूप से आप अब याद रखेंगे, क्वेश्चन अब यहाँ से बनेगा कि पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो क्वेश्चन आएगा कि खोखर जनजाति भारत के किस हिस्से में निवासरत थी, या खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के इतिहास में कहाँ पर पाई जाती थी।
और वर्तमान में किस राज्य में पाई जाती है, जो वर्तमान में राज्य आपसे पूछेगा तो पंजाब। तो इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन दोनों तरफ से आपसे घुमा करके पूछ सकता है। फिर खोखर के बाद यहाँ किस जनजाति का शासन रहा, तो गख्खर। तो गख्खर लोग को भी आप याद रखेंगे कि पंजाब में खोखर जनजाति के बाद गख्खर जनजाति के लोग आ गए। इनके मुखिया कौन थे गख्खर के, तो कमाल खान गख्खर। तो मुखिया नहीं पूछा जाएगा, गख्खर पूछा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अब पूछेगा कि वह कौन सी जनजाति थी जिसको बादशाह अकबर ने मनसबदारी प्रदान की थी। तो वह गख्खर जनजाति थी जिसको अकबर ने मनसबदारी प्रदान करी थी, खोखर जनजाति को नहीं, क्योंकि 15वीं 16वीं शताब्दी में अकबर का शासनकाल था, न कि 13वीं 14वीं में। और खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान थी, जबकि गख्खर जनजाति 15वीं और 16वीं सदी की है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि अकबर इनको मनसबदारी प्रदान किया था। तो ये हुई पंजाब की बात, जहाँ खोखर और गख्खर दो जनजातियों को आप याद रखेंगे। उसके बाद मुल्तान और सिंध मुगलों के अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व यहाँ था। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि लंगाह और अरघुन जो जनजातियाँ थीं वह किस क्षेत्र में पाई जाती थी, या वर्तमान पूछे तो सिंध और मुल्तान ये पाकिस्तान का इलाका है। तो इसको आप याद रखेंगे, मुल्तान और सिंध में मुगलों के अधीन जब नहीं थे मुल्तान और सिंध, तो वहाँ लंगाह और अरघुन दो जनजातियाँ ये पाई जाती थी। तो कहाँ, मुल्तान और सिंध में। जबकि पंजाब में खोखर और गख्खर जनजातियाँ। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आप इसको नोट कर लेंगे अपनी नोट्स में। फिर हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में एक और विशाल, अब उत्तर पश्चिम की बात हो रही है, राजस्थान वाले इलाका की। उत्तर पश्चिम में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलूच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। अब बलूचिस्तान वाला जो उत्तर पश्चिम का इलाका, राजस्थान पार करेंगे पाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान और उसके पाकिस्तान के बीच में बलूच वाला इलाका है, जिसमें भी विवाद चल रहा है। तो वहाँ बलूच जनजाति निवास करती थी। तो बताता है कि उत्तर पश्चिम इलाके में एक शक्तिशाली जनजाति बलूच रहती थी। तो आप इसको याद रखेंगे, बलूच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले छोटे छोटे कुलों में बटे थे। तो क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी जनजाति थी जिसके मुखिया अलग अलग छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। तो आप बताएंगे कि बलूच जनजाति। या उत्तर पश्चिम में कौन सी जनजाति निवास करती थी, तो बलोच जनजाति। तो क्वेश्चन दो प्रकार से आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। फिर है पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। अब वर्तमान भारत की यदि बात करें तो पश्चिम हिमालय की बात कर रहा है कि पश्चिम हिमालय में गडरियों की एक जनजाति रहती थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिमी हिमालय में कौन सी जनजाति निवास। ये क्रम है, आप उत्तर पश्चिम से आ रहे हैं, अब भारत में एंट्री हो रही है। तो पश्चिमी हिमालय में गड्डी और गडरियों की जनजाति रहती थी। फिर है उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भारत पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। अब पूर्वोत्तर की बात, अभी पश्चिमोत्तर की बात, अब पूर्वोत्तर की बात। उत्तर पूर्वी अर्थात पूर्वोत्तर में जाइए। जब पूर्वोत्तर भारत में आप जाएंगे तो वहाँ नागा और अहोम जनजातियाँ आपको मिलेंगी। आज भी वो जनजातियाँ वहाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत में नागा और अहोम, इनकी विस्तृत चर्चा भी आगे आएगी। और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो इस प्रकार आप यहाँ से 4 जनजातियों को इस पैरा से याद रखेंगे। एक बलूच को, उत्तर पश्चिम इलाका बलूचिस्तान वाला, फिर पश्चिमी हिमालय में गड्डी जनजातियाँ, फिर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो नागा और अहोम जनजातियाँ। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। इस मैप की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो यहाँ पे जो दिखाया गया है आप देख सकते हैं, ये बलूच और ये गक्खर, खोखर, जंजुहा, लंगाह, अरभून, समास। तो ये खोखर और गक्खर को आप यहाँ याद रखेंगे, बलूच को जिनका जिक्र है, अरभून। उसके बाद ज़्यादातर आपसे जो जनजातियाँ पूछी जाएंगी तो वो वर्तमान भारत की पूछी जाएंगी। कहाँ की? वर्तमान भारत की जनजातियाँ पूछी जाएंगी आपसे। लेकिन गक्खर और खोखर महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं, चूँकि उस समय भारत पर आक्रमण हो रहे थे और इन जनजातियों ने भी बीच बीच में उनको लूटा था। जो भारत से धन लूट के जा रहे थे, कई राजाओं की मृत्यु भी कर दी थी खोखर और गक्खर जनजाति ने। अब हम देखते हैं आगे। कुल का यहाँ अर्थ बताया गया है, आप समझ लीजिए। इसमें बताता है कि परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। तो क्वेश्चन इसमें से कम आते हैं, पर आप इसको याद रखेंगे। जनजाति से जोड़ करके पूछ सकता है कि वह कौन से समूह हैं या कौन सी जाति या जनजाति है जो कुलों में रहती है। तो ऊपर भी बताया गया है, बलूच कई कुलों में बटे थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। फिर है मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो चेर की यहाँ चर्चा की गई है। चेर, चोल, पांड, चालुक्य, इनकी चर्चा 7वीं से 12वीं सदी का जो इतिहास पढ़ाया गया है आपको, उस लेक्चर में बहुत डिटेल है चोल, चेर, पांड और चालुक्यों का। वहीं चाहवाड़, चौहानों का भी डिटेल है, तो उसमें आपको डिटेल मिल गया होगा। अब जनजातियों का यहाँ जिक्र होगा, तो वही देखते हैं कि बिहार झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी में चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह 1591 में चेर लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें परास्त कर देते हैं। तो अकबर के जो प्रसिद्ध सेनापति थे राजा मान सिंह, तो क्या करते हैं, 1591 में चेर लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें परास्त भी कर देते हैं। उन्हें लूट करके अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, अर्थात मान सिंह जी वहाँ के सरदार शाहियों को लूट लिया, कहाँ के? बिहार और झारखंड के, और अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया। लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं कर पाए थे उनको। इस बात को आप याद रखेंगे कि पूरी तरह अधीन नहीं कर पाए थे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा, संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो आप बिहार और झारखंड के साथ उड़ीसा और बंगाल भी याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे झारखंड से जोड़ करके पूछा जाएगा या बिहार से, तो मुंडा और संताल, हो और उराव को भी आप याद रखेंगे। इसमें नहीं दिया गया है, शायद आगे मिले। तो हो, मुंडा और संताल और उराव, उसको भी याद रखेंगे। मुंडा और संताल इसमें दिया गया है, हो और उराव को भी आप याद रखेंगे। ये झारखंड और बिहार में जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो उस समय तो अधीनस्थ पूरी तरह से नहीं कर पाए थे अकबर के समय, लेकिन औरंगजेब के समय कई किलों पर अधिकार कर लिया गया और उन्हें अधीनस्थ कर लिया गया। अब देखते हैं हम आगे। अब आता है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों, कोली और बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थल थे। तो आप यहाँ कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों पर कौन जनजाति निवास करती थी? कोली और बेराद, जैसा कि शुरू में आपसे चर्चा की गई थी टॉपिक शुरू करने से पहले। और कई दूसरी जनजातियाँ भी यहाँ निवास करती थी। आप इन्हें देख सकते हैं, डायग्राम में भी दिखाया गया है। यहाँ भील लोगों की दिखाई गई है। जो ये चित्र दिखाया गया है, ये भील जनजाति के जो तीर कमान का यूज करते थे। लेकिन आप कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों को भी याद रखेंगे। वहाँ कौन सी जनजातियाँ पाई जाती थी? तो कोली और बेराद। आपसे जनजाति और उनका क्षेत्र आप एक तरफ लिख लीजिए,
क्षेत्र और वहाँ पाई जाने वाली जनजातियाँ सही जोड़ी में भी पूछ सकता है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। आप अपनी जब नोट्स बनाएंगे उस तरफ लिखिए एक तरफ क्षेत्र और एक तरफ जनजाति का नाम, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इस लेसन से क्वेश्चन जनजाति से ही पूछा जाएगा। फिर है कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, कुछ और दक्षिण में। अब दक्षिण की बात होती है तो कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जातियों की विशाल आबादी थी। तो कोली लोग जो थे तो वो कर्नाटक, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी कई इलाकों में रहते थे। लेकिन हम दक्षिण भारत की बात करें तो कोरागा, बेतर और मारवाड़ भी पाई जाती थी ये जनजातियाँ, कोरागा, बेतर और मारवाड़। तो इनके भी आप नाम याद रखेंगे, ये दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो नेक्स्ट पैरा में बताता है कि भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। तो यहाँ गोंड और भीलों की चर्चा की गई है। तो भील जनजाति जो है वह पश्चिम और मध्य भारत, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति के रूप में भील ही है। तो इसको आप हाईलाइट करके याद रखेंगे। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, इसलिए गोंड को भी आप याद रखेंगे। तो भील उस समय कुछ तो शिकारी ही थे, लेकिन कुछ कृषक और खेतिहर बन गए थे, जमींदार हो गए थे, बताया गया है। लेकिन कुछ शिकारी और संग्राहक अभी भी थे। फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में निवास करते थे। तो यहाँ मध्य भारत वाले इलाके में, ये जो पूरा मध्य भारत का बेल्ट है, उसमें भील और गोंड को इंगित किया गया है। तो भील और गोंड को आप यहाँ से याद रखेंगे। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति, वहीं भील की बात करें तो भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसमें दिखाया गया है आपको, आप देख सकते हैं भील जनजाति। अब हम आते हैं, अभी जनजातियों की बात हुई, अब आएंगे घुमंतू, खाना बदोश, जो एक जगह से दूसरे स्थान पर मौसम के अनुसार अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं खाना बदोश और घुमंतू लोगों से। तो खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अब आगे देखेंगे, लेकिन इसका आप अर्थ समझिए। तो यहाँ जो वर्णन है, तो जो खाना बदोश जनजातियाँ थी या चरवाहे मान लीजिए, जो मौसम के अनुसार, जैसा कि मैं बताया कि 4 महीने ठंड में पहाड़ियों के नीचे, अभी भी जो हिमालय का क्षेत्र है या लद्दाख का क्षेत्र कहें, तो ठंड में वहाँ से जनजातियाँ पलायन करके शिवालिक हिमालय अर्थात गिरिपाद प्रदेश में आ जाती हैं। और जैसे ही ठंड का महीना समाप्त होता है, अर्थात आपका जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है, गर्मी का मौसम, तो वो फिर से लद्दाख की ओर पलायन कर जाते हैं। लेकिन वे अपने खाने पीने की सामग्री किसानों से और गृहस्थों से प्राप्त कर लेते थे, जैसे अनाज, कपड़े और बर्तन, और उसके बदले में उनको ऊन, घी, दूध इत्यादि पदार्थ का विनिमय करते थे। खरीदते नहीं थे, विनिमय कर लेते थे कि आप हमसे घी ले लो और हमको अनाज दे दो खाने के लिए, या दूध ले लो, हमको पहनने के लिए कपड़े दे दो और बर्तन दे दो। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी खाना बदोश घुमंतू जनजाति में। ये एक घुमंतू जनजाति का डायग्राम दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से ये आकर के जंगल में बसे हुए हैं। एक आदमी से अनाज ले रहे हैं और बदले में उसको सामग्री, ऊन वगैरह दे रहे हैं ये, और ये अनाज ले रहा। ऊँट में बोरों में लाद कर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे अपने खाने की सामग्री। उस चित्र का जिक्र देख लेते हैं। इस चित्र का, घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँट पर लादा जा रहा है।
मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। तो मध्य एशिया अरब, ईरान, यहाँ वाले जो लोग थे, घुमंतू व्यापारी लोग थे, वे ऐसी मेवा वाली सामग्री लाते थे और यहाँ की जनजातियों को क्या करते थे, दे देते थे। तो ये फिर स्थानीय बाजारों तक पहुँचाने का कार्य करते थे। इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी। फिर है कुछ खानाबदोश अपने, अब देखेंगे अगले पैराग्राफ में। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया गया था कि ऊँट का प्रयोग इसमें काफ़ी हो रहा था। फिर आते हैं नेक्स्ट पैरा में। तो बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। तो जो इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन बनता है कि व्यापारी खानाबदोश कौन सी जनजाति थी जो व्यापार करती थी? तो बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। इनका कारवां किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन आता है कि किस जनजाति का कारवां टांडा कहलाता था? तो भी बंजारा आंसर होगा। इनका कारवां टांडा। या किस शासक ने बंजारों का इस्तेमाल नगरों तक अनाज की ढुलाई के लिए उपयोग किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन भी बनता है। फिर बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों से, तो ये सैन्य अभ्यास के तहत, तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से पूछा जाएगा, या फिर उनके कारवां का नाम पूछा जाएगा, या फिर व्यापारी का कार्य कौन सी जनजाति करती थी? तो वह थी बंजारा। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस पैराग्राफ से। इसमें एक कोड दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। इसमें बताया गया है कि खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायन एवं अन्य तमाम तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते हैं, जो आज भी आप देख सकते हैं। आज भी कई जनजातियां हैं जो घुमंतू और खानाबदोश जनजातियां हैं। उनका जिक्र भी आगे आएगा, जो विशेष रूप से राजस्थान और हिमालय अंचल के, पहाड़ी अंचल की बहुत सारी जनजातियां आज भी हैं। तो इसमें वही बताया गया है। बताता है लास्ट की जो लाइन है कि खानाबदोश जो है भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। तो उनका भ्रमण चलता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान। अब इसमें विशेष रूप से बंजारों को पढ़ेंगे। एक कोट है, बड़ा सा कोट है, बंजारा जनजाति से रिलेटेड है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। तो क्वेश्चन यहीं से फर्स्ट लाइन से ही उठा देता है कि वह कौन सा अंग्रेज व्यापारी था जिसने बंजारों का वर्णन किया है? तो पीटर मंडी। इनको आप याद रखेंगे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाला यह अंग्रेज व्यापारी था जिसने बंजारों का वर्णन किया है, बंजारों के बारे में बताया है। फिर है सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक, अब वो क्या बताता है? वो लिखता है कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, अर्थात उनके समूह, ग्रुप जो मुखिया थे उनको टांडा भी ऊपर के पैराग्राफ में आया था। इनके काफिले को टांडा बोला जाता था। टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागारों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं।
लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सके। तो टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद वे अपने चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार से पीटर महोदय लिखते हैं कि जो बंजारा जनजाति थी और जो उनका समूह होता था, काफिला होता था जिसको टांडा बोलते थे, उसमें एक घटना का जिक्र उन्होंने किया है कि 14,000 बैल थे। उनमें सब में चावल और गेहूं के बोरे लदे हुए थे, अनाज से भरे हुए। तो वो बंजारा जनजाति जो थी तो अनाज ले जाती थी जहाँ, तो वह अपने फैमिली को भी ले कर चलती थी। एक टांडा में लगभग कई समुदाय परिवार के लोग होते थे, 700-800 इसमें ऐसा जिक्र है। और जहाँ अनाज सस्ता होता था वहाँ से वे अनाज को खरीद लेते थे और जहाँ महंगा होता था वहाँ ले जा कर के बेच देते थे, जिससे उनको मुनाफा मिल सके। और फिर वहाँ से दूसरी सामग्री जो सस्ती होती थी वहाँ से लेकर के, और जहाँ वो महंगी होती थी वहाँ ले जा कर के पुनः उसको बेच देते थे। इस प्रकार से उनका जीवन घुमंतु के रूप में चलता रहता था और अपनी आवश्यकताएं वो पूरी करते रहते थे। अब हम देखते हैं आगे। तो इस प्रकार बंजारा जनजाति का पीटर मंडी को आप याद रखेंगे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करती थी। मोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी छोटे मोटे जो फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थीं। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। आज भी ये आपको देखने में मिल जाएगा। फेरी वाला भी देखने को आपको मिल जाता है गांवों में। घोड़े जानवर पालने और बेचने वाले भी मिल जाते हैं। और ये जो फेरी वाले हैं, रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, घास फूस, चटाई बेचने वाले भी आपको देखने को मिल जाएंगे यदि आप गांव से रिलेटेड हैं तो। नर्तक, गायक, ये तो पैसा नहीं है आज का। तमाशबीन की जातियाँ, तो ये जनजातियों की, यहाँ जातियों की गणना की जा रही, बताई जा रही है। अब प्रोफेशन बन चुके हैं ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें उस समय, ये सारी घटनाएं घटित होती थी। यहाँ पे एक मगरमच्छ का डायग्राम दिया गया है जो कांस का बना हुआ है। कांस मगरमच्छ, कुटिया कोण जनजाति, इसको आप याद रखेंगे। कोण जनजाति उड़ीसा, उसकी एक कला है जो कांस मगरमच्छ कुटिया को बनाया गया है। कुटिया कोण जनजाति, इस दोनों जनजातियों को आप याद रखेंगे, यह उड़ीसा में है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। अभी तक जनजातियां पढ़े, अब हम देखेंगे किस प्रकार से समाज बदलता गया। समय के अनुसार समाज कैसे कैसे बदलता गया और जातियां और नई नई जातियां और नई नई श्रेणियों में विभाजित होता गया। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। अब तो इस प्रकार से वहाँ से जाति का उदय हो गया। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ी तो हुनर वाले लोगों की आवश्यकता भी बढ़ गई। तो अब जो वर्ण व्यवस्था थी वो छोटी छोटी जातियों में बट गई, जो आज भी आप देख सकते हैं। कई प्रकार के ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण होते थे, अब कई प्रकार के ब्राह्मण होने लग गए। हर जातियों में अब बंटवारा हो गया।
यहाँ पे बताया भी गया है कि विशेषज्ञता आप देखिए कि शिल्पियों को किस किस में बांट दिया, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री के रूप में बांट दिया गया और इनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता दे दी गई। किस प्रकार से उस समय वर्णों का जातियों में बंटवारा हो गया। अब देखते हैं इस कोट को कि जाति पर विचार विमर्श। कोट में है वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। तो आप इनका उय्याकोंडन उदयार और तिरुचिरापल्ली में ये मिला है, अभिलेख है जिसमें ब्राह्मणों की एक सभा पर विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। इसको आप याद रखेंगे। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना आदि शामिल था। तो ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का ताल्लुक था, उसमें उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख से जो ये जानकारी मिलती है तो उसमें ये वर्णन मिलता है कि रथकार, रथ बनाने वाले, सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे हैं ब्राह्मण, उसमें बैठे हैं, सभा है जिसमें किसकी चर्चा की गई है, तो रथकारों की अर्थात रथ बनाने वालों की। उनमें इस जात के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथ गाड़ियाँ निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियाँ स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियाँ, साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर आदि बनाना। तो इस प्रकार से वो अब जो रथ बनाने का कार्य करते थे तो वो सब कलाकार थे, अब उनको जातियों में विभाजित कर दिए। तो इस प्रकार से इससे जानकारी मिलती है कि इसमें कई लोगों को कई प्रकार की जातियों में विभाजित कर दिया, जात के कामकाज तय कर दिए गए कि रथ बनाने वाला अलग, गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाने वाला अलग, मूर्तियां स्थापित करना वो अलग हो गए, बल के लिए लकड़ियों के बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना। तो इस प्रकार से उन्होंने सबको अलग अलग जातियों में बांट दिया। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो उय्याकोंडन उदयार तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित एक अभिलेख है जिससे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर है 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में जहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। तो जैसा कि कल भी वर्णन था कि ये कई जो समूह थे, जो ब्राह्मण भी थे, उन्होंने शस्त्र उठा लिया और राजपूत बन गए थे। इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि 11वीं 12वीं सदी आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों का इजाफा हुआ, अर्थात कई राजपूत अब निर्मित हो गए, जिसमें हूण, चंदेल और चालुक्य का यहाँ जिक्र है। कुछ दूसरी वंश परंपरा में से आते थे ये, लेकिन कुछ पहले जनजातियों में आते थे। ये दूसरी परंपराओं से संबंधित थी। कुछ तो जनजातियों से आते थे और बाद में क्या हुआ, राजपूत मान लिए गए, युद्ध करने लगे और राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे पुराने शासकों की जगह है इन्होंने ले ली, अर्थात अब ये शासक बन गए, विशेषकर कहाँ, कृषि वाले इलाकों में जहाँ तीव्र परिवर्तन चल रहे थे। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि राजपूत भी अब और कई जनजातियां राजपूत बन गई, राजपूत भी कई वर्णों में विभाजित, कई गोत्रों में विभाजित हो गए यहाँ। तो इस प्रकार से समाज का बंटवारा चल रहा था, जातियों का बंटवारा चल रहा था उस समय। फिर आते हैं नेक्स्ट पैरा में। तो शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी जाति पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई।
तो इसमें बताता है कि जो हम पूर्वोत्तर में नहीं पश्चिमोत्तर में पढ़े थे, तो वहाँ अब जनजाति मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई थी। क्योंकि मुग़ल काल आया था 15वीं 16वीं शताब्दी में, तो उस समय अब जनजातियों को मुग़ल में परिवर्तित कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन शुरू में बताता है कि राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण जनजाति लोगों ने अनुसरण कर लिया। जैसे ही कई गोत्री राजपूतों का उदय हुआ तो जनजातियों ने उनका अनुसरण किया और वे स्वयं राजपूत बन गए। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन ने भी कई जनजातियों को क्या कर दिया, जाति व्यवस्था में बांट दिया। जनजातियों को भी ब्राह्मणों ने कई जनजातियाँ थी जो उनको जाति व्यवस्था में बांट दिया। लेकिन मात्र कुछ ही प्रमुख जनजातियाँ थी जो शासक वर्ग का प्रभुत्व कर रहे थे, अर्थात जो शासक थे, जबकि बहुसंख्यक आबादी समाज में छोटी जातियों की जगह बना पाई। जनजाति जो थी, कुछ वर्ग थे जो प्रभुत्व अपना स्थापित कर पाए, अर्थात शासक बन पाए। लेकिन बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी थी जो केवल जाति बनकर सिमट गई, शासक वर्ग नहीं बन पाई। दूसरी तरफ पंजाब सिंध में, जहाँ पहले हमने पढ़ा था, खोखर जैसी जनजातियाँ थी जो अब वो क्या हो गई, इस्लाम को अपना लिया था, इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। लेकिन सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा जाति व्यवस्था को, जो ये मुस्लिम बनी, ये जाति व्यवस्था को नकारने लगी हैं। परंतु जो सनातनी हिंदू धर्म था वह प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। इस प्रकार से जनजातियों को भी जातियों में बांट दिया गया। कुछ जनजातियां राजपूत बन गई, चूँकि राजपूतों में भी बंटवारा चल रहा था गोत्र के आधार पर, कई जातीय राजपूत बने। इस प्रकार उसका फ़ायदा उठाकर कई जनजातियां भी राजपूत बन गईं। लेकिन विशेष प्रकार की जनजातियां, कुछ विशेष जनजातियां थीं जिनको शासक वर्ग में शामिल किया गया, और बहुत जो अत्यधिक जनसंख्या में जनजातियां थीं वो केवल जाति बनकर सिमट गईं। फिर लास्ट पैराग्राफ है, राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। तो अब जो राज्यों की उत्पत्ति हुई उसमें जनजाति लोगों के बीच सामाजिक बदलाव कैसे आया, राज्यों की उत्पत्ति के साथ जनजाति लोगों के सामाजिक बदलाव कैसे हुए, इसकी जानकारी अब हम नीचे देखेंगे। यहाँ एक गौड़ महिला का चित्र दिया गया है और झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि को बताया गया है। तो पहले इसी को देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। इसे झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि और कई जगहों पर कई नाम से जाना जाता है। तो ये भी पढ़ा दी गई है ज्योग्राफी में, कृषि वाले पार्ट में, तो उसको आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। उसमें ब्राज़ील, मैक्सिको, अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है उसका भी जिक्र है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है चूँकि कृषि से पूछा जाता है, झूम कृषि विशेष रूप से। अब हम देखते हैं नज़दीक से एक नज़र कि कैसे राज्यों के उदय के बाद जनजातियों में सामाजिक रूप से परिवर्तन आया। तो यहाँ गौड़ जनजाति को अब देखते हैं। गौड़ लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज्य छोटे गौड़ सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। गढ़कटंगा मध्य प्रदेश गौड़ शासक। तो इस प्रकार ये मध्य प्रदेश का, आप इसको याद रखेंगे। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि तो इसको भी आप याद रखेंगे, इस लाइन को। गौड़ शब्द का अर्थ क्या है? गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहने वाले लोगों को गौड़ बोला गया है। ये क्या करते थे? स्थानांतरित कृषि। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्थानांतरित कृषि कौन करते थे? गौड़। स्थानांतरित कृषि का अर्थ आप समझ लीजिए कि यह कृषि ऐसी है कि कोई एक वनीय क्षेत्र है, चूँकि ये वनों में निवास करते थे, तो एक छोटे क्षेत्र को इन्होंने वहाँ की झाड़ियों को काट कर साफ किया, उनको जला दिया, उसी में उर्वरता बढ़ गई, राख प्राप्त हो गई, तो उसमें वे बो दिए बीज और वहाँ फसल आई।
तब तक फसल करते थे जब तक उसमें उर्वरता रहती थी। जैसे ही उसकी उर्वरता खत्म होती थी उस जगह को छोड़ देते थे, दूसरी जगह जाते थे, फिर वहाँ का थोड़ा सा वन साफ करते थे और फिर वहाँ से उसको जला करके खेती करते थे। लेकिन जो पहला क्षेत्र छोड़ा गया था, अब वहाँ झाड़ियाँ, घास फूस या वनस्पति उगाती थी, प्राकृतिक वनस्पति, तो फिर से वो उपजाऊ हो जाता था। तो इस प्रकार ये चक्र चलता रहता था। अब ये पाबंदी लगा दी गई है, इस पर रोक लगा दी गई है सरकार द्वारा झूम कृषि पर। तो इसमें गढ़कटंगा की कहानी है। ये झूम कृषि करते थे, प्रत्येक कुल का अपना क्या होता था, छोटे छोटे कुलों में बटा था गोंड भी, और प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जब अकबर का शासनकाल था तो ये कल की चर्चा में भी है अकबरनामा। अबुल फजल नाम का एक कवि था इसके शासनकाल में, अकबर के दरबार में, उसने लिखा था। तो इसका जिक्र आप 15वीं शताब्दी का इतिहास जब पढ़ेंगे, पिछला लेक्चर जो अपलोड है उसमें मिल जाएगा। तो उसमें अकबरनामा में ही उल्लेखित करता है गढ़कटंगा गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, बहुत संपन्न था, रानी दुर्गावती का इलाका था। तो इसको फिर बाद में जीत लिया गया था, लेकिन ये बहुत संपन्न राज्य उस समय था। सोने और हाथियों के रूप में यहाँ के लोग कर चुकाया करते थे अपना। तो इसकी समृद्धि जब अकबर के कानों में गई तो अकबर ने फरमान जारी किया कि आप मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा बन जाइए। जब रानी मना बोल दी तो उस पर हमला किया गया और फिर उसमें रानी वीरगति को प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं अगला पैरा। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गढ़ों में विभाजित थे, हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। तो इन शब्दावली को आप याद रखेंगे, ये पूछ ली जाती हैं कि कौन सा साम्राज्य या किस जनजाति का साम्राज्य कई गढ़ों में विभाजित था। तो गोंड साम्राज्य कई गढ़ों में विभाजित था जो गोंड के ही कुल के नियंत्रण में थे। ये गढ़ जो किसी राजा के ही खास कुल का होता था, व्यक्ति वहाँ का मुखिया होता था। और ये जो गढ़ थे पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे। तो ये व्यवस्था थी उनकी, सबसे छोटी गांव जिन्हें 84 कहा जाता था, फिर गांव के बाद कुल और उसके बाद गढ़, गढ़ के बाद साम्राज्य। तो इस प्रकार इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये आप नोट कर लेंगे। फिर है 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था। अब 84 का भी उपविभाजन हो गया बरहोतों, जो 12 गांवों को मिला करके बनते थे। तो इस प्रकार इसकी एक प्रशासनिक व्यवस्था का क्रम था, अर्थात बरहोतों से बड़ा 84 से बड़ा गढ़, गढ़ से बड़ा केंद्रीकृत राज्य जो साम्राज्य हुआ करता था। इस प्रकार राज्य का बंटवारा था उसमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें है बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा ने गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। जैसा कि अभी मैं बताया था कि उस समय अत्यधिक समृद्ध राज्य हुआ करता था रानी दुर्गावती के शासनकाल में, जिसकी ख्याति अकबर के दरबार तक पहुंच गई थी। तो इसमें जो बताया गया है, विशेष ध्यान रखने योग्य जो बात है तो वह यह है कि जो गोंड साम्राज्य विस्तृत हुआ तो उसका चरित्र ही बदल दिया। अर्थात गोंड अब मूलतः बराबरी की इच्छा रखने लगे, है ना, और उनका ही समाज कुछ जातियों में विभाजित हो गया। परंतु ब्राह्मणों को भूमि दान दिए, वो गोंड राजाओं से अनुदान प्राप्त की गई भूमि ब्राह्मणों द्वारा और अधिक प्रभावशाली बन गए। तो गोंड सरदार अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई उनकी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि गढ़कटंगा का जो गोंड राजा अमनदास था वह अब संग्राम शाह के नाम से उपाधि धारण करके राज सिंहासन पर बैठता है और राजपूत की मान्यता उसको प्राप्त होती है। उसके पुत्र दलपत शाह उसका पुत्र था, जिसका विवाह महोबा के चंदेल राजपूत से अब होता है, चूँकि वो राजपूत का दर्जा प्राप्त कर लिया संग्राम शाह।
तो अपने पुत्र का विवाह चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री रानी दुर्गावती से किया। इस प्रकार से अब राजपूतीय संबंध शुरू हो गए गोंड जनजाति के। अब हम देखते हैं आगे। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। तो जैसा कि मैं शुरू में ही बताया था कि रानी दुर्गावती के शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था, जिसकी ख्याति अकबर के राज दरबार में पहुंचती है, अर्थात फरमान जारी करता है। जब मानने से इनकार कर देती है रानी, तो वह आसफ खां के नेतृत्व में 1565 में मुगल सेना भेजता है, जिससे रानी लड़ते हुए हार जाती है और वीरगति को प्राप्त हो जाती है। तो इसमें यही समझाया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे 1665 में किसके नेतृत्व में, आसफ खां के नेतृत्व में। और उस समय किसका, दलपत शाह की मृत्यु हो गई थी अल्प उम्र में, कम उम्र में ही दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी शादी के बाद, लेकिन उसका बेटा वीर नारायण इसकी संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। कौन, उसकी रानी दुर्गावती। तो 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें रानी वीरगति को प्राप्त हुई और वीर नारायण भी वीरगति को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार गोंड साम्राज्य का इतिहास रहा। यहाँ पे कुछ डायग्राम बने हुए हैं हाथी के, बैल के, हिरणों के। नक्काशीदार यह दरवाज़ा है जो गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश, पहले बस्तर क्षेत्र था मध्य प्रदेश, बस्तर छत्तीसगढ़ में है। अब हम देखेंगे अगला पैराग्राफ। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में इनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जैसा मैं पहले भी बताया था कि यहाँ के लोग कर के रूप में हाथी और सोना, 2 चीज़ों का उपयोग करते थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए बहुत समृद्ध था रानी दुर्गावती के कार्यकाल में। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कतंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। इस प्रकार से क्या करते थे, हाथी की अधिकता थी उनके राज्यकाल में, तो उसका व्यापार करके खासा धन कमाते थे। और जब मुगलों ने गोंडों को हरा दिया तो वे लूट के तौर पर बेशकीमती सिक्के और बहुतायत में हाथी हथिया लिए, कब्जा कर लिया एक क्षेत्र में और बाकी क्षेत्र गढ़कटंगा के ही उनके वंशज को, किसको, चंदर शाह को वापस कर दिया। लेकिन चंदर शाह उतना योग्य शासक नहीं था, अर्थात कमज़ोर स्थिति हो गई गोंड साम्राज्य की और बुंदेलों और मराठों के खिलाफ संघर्ष किया, पर वह असफल रहा। तो इस प्रकार से गोंड साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब हम देखेंगे अहोम जनजाति को। ये गोंड जनजाति यहाँ खत्म होती है, अब शुरू होती है अहोम जनजाति। उसके बारे में देख लेंगे। अब देखते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीति व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और उनके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए, अर्थात टेक्नोलॉजी में वे आगे थे। तकनीकी का उपयोग करने वाली जनजाति थी अहोम जनजाति। तो इसको आप याद रखेंगे कि अहोम जो है मौजूदा म्यांमार अर्थात पूर्वोत्तर भारत में 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अहोम जनजाति मूलतः कहाँ की है, तो म्यांमार
आ करके कहाँ बसी? ब्रह्मपुत्र घाटी अर्थात भारत के इलाका में। कब? 13वीं सदी। और भुइया किसको बोला जाता था? तो भूमि स्वामी, जिनके पास भूमि होती थी कृषि के लिए, उनको भुइया बोला जाता था, जो भूमि स्वामी जनजाति थी। तो इनकी पुरानी जो राज्य व्यवस्था थी, इसका दमन करके उन्होंने नए राज्य की स्थापना की। और 16वीं सदी में उन्होंने चुटियों 1523 और कोज हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो ये चुटियों जनजाति है और कोच हाजो जनजाति है, इनको हरा दिए और अपने साम्राज्य में उन्होंने मिला लिया, अधीन कर लिया। और इन्होंने 1530 के दशक में ही आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया और 1660 तक कई उच्च स्तरीय गोला बारूदों या तोपों का निर्माण करने में सक्षम रहे। तो आप कोच होजो और चुटियों को याद रखेंगे और इसके निवास स्थान को म्यांमार के मूलतः थे, आकर के ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे और तकनीकी के उपयोग में सक्षम रहे। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। तो बताता है कि 1662 में क्या था कि मीर जुमला के नेतृत्व में, इसको आप याद रखेंगे, अहोम जनजाति जो दक्षिण पश्चिम के आक्रमणों का सामना करती है। और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर क्या किया? हमला किया और जीत लिया उनको, लेकिन ज़्यादा समय तक उस पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। ये अहोम वाला इलाका है पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो यहाँ की अभी भी वर्तमान में ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं, गारो खासी जयंतिया जनजाति भी यहाँ निवास करती है। ये चुटिया आप देख सकते हैं यहाँ। तो इनको आप याद रखेंगे, मानचित्र के माध्यम से मानचित्र अपनी नोट्स में बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आप इस कोट को भी याद रखेंगे। एक जो आभूषण बनाने की कला है उसको दिखाया गया है। ये कान के आभूषण हैं जो कबोई नागा जनजाति मणिपुर, तो इसको आप याद रखेंगे कि कबोई नागा जनजाति मणिपुर यहाँ पाई जाती है। नागा जनजाति नागालैंड में, कबोई मणिपुर में भी पाई जाती है, तो इसको याद रखेंगे आप। फिर अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था, जिन लोगों से, वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जो था वह पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। तो इस प्रकार से उनके विकृतीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया, अर्थात अहोम जो कि एक बेगार पर निर्भर थे, बेगारी प्रथा थी, लोगों से जबरन काम लिया जाता था। बेगारी प्रथा का वहाँ मतलब ये था कि लोगों से जबरन काम लिया जाता था, वे पाइक कहलाते थे। इस शब्दावली को आप नोट करेंगे। पाइक कौन थे? तो राज्य के जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य में एक जनगणना भी की गई थी और प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। प्रत्येक गांव में जो जबरन काम किया जा सके, तो इसलिए राज्य को भेजे जाते थे। जब जिस गांव का नंबर आता था कि भैया आपके गांव का नंबर आया, आप इतने पाइक भेजिए, तो वो निश्चित संख्या में वहाँ से राज्य की सेवा के लिए पाइक भेजते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया, भार कम करने के लिए। और चूंकि जहाँ सघन आबादी है वहाँ ज़्यादा पाइक होंगे, जहाँ कम है वहाँ कम होंगे, इसलिए ज़्यादा आबादी वाली क्षेत्र से कम आबादी वाले क्षेत्रों की ओर लोगों को स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार से कुल में फूट हो गई, टूट गए। भाई जब आधे लोग वहाँ चले गए, आधे यहाँ रह गए, तो क्या हुआ? अब वो वहाँ हैं, ये यहाँ, तो कुल उनका टूट गया। जो संयुक्त प्रणाली थी वह अब खत्म होने लगी। तो ये इसमें बताया गया है। और प्रशासन क्या था? केंद्रीकृत हो चुका था। फिर नेक्स्ट पैरा है, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे।
दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी जनजाति थी जो चावल की खेती के लिए नए तरीके अमल में लाए, तो वह थी अहोम जनजाति। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और कौन सी जनजाति जिसमें वयस्क पुरुष सभी को युद्ध में जाना अनिवार्य था, सेवाएं देना प्रदान करती थी, तो ये अहोम जनजाति में ऐसा था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। तो अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। मतलब राजा को भी यह अधिकार नहीं था, यदि समुदाय ने जमीन दे दी है तो राजा को भी यह अधिकार नहीं था कि वह जमीन वापस ले सके उससे। तो इस प्रकार अब उसकी प्रशासनिक व्यवस्था बताते हैं किस प्रकार बंटवारा था। तो अहोम समाज कुलों में विभाजित था। इसमें कुलों में जिन्हें खेल कहा जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। वहाँ दस्तकारों की संख्या क्या थी? बहुत कम थी, इसलिए बाहर से दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। और खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। जो ये खेल था समाज कुलों में विभाजित हुआ, जिसको खेल कहते थे, और ये कुल या खेल इनके नियंत्रण में कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जो जमीन दी जाती थी समुदाय की सहमति के बगैर, तो समुदाय के द्वारा जो जमीन दे दी गई गांव को, तो फिर समुदाय की ही सहमति से ली जा सकती थी। तो यहाँ बताता है कि समुदाय की यदि सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। अर्थात यदि समुदाय की सहमति नहीं है फिर उसको लेने में, तो राजा भी कुछ नहीं कर सकता। अर्थात समुदाय ही दे सकता था, समुदाय ही ले सकता था। फिर है शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। तो चूंकि वहाँ हिंदू धर्म का प्रचार तो हो गया, लेकिन पारंपरिक प्रथाएं और आस्थाएं उनसे जुड़ी हुई थी। अर्थात वह अपनी पारंपरिक परंपराओं और आस्थाओं को नहीं भूले थे। तो इस प्रकार से उनका धार्मिक प्रभाव हिंदुओं का बढ़ा वहाँ। तो शुरुआत में हम लोग क्या थे? जनजाति देवी देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों का प्रभाव वहाँ बढ़ गया। मंदिर और ब्राह्मणों को राजाओं द्वारा भूमि अनुदान में दी गई, अर्थात दान दी गई, जिसमें शिव सिंह का वर्णन है। 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। कहाँ का? अहोम क्षेत्र का। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बावजूद भी अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। तो इस पैराग्राफ से आप याद रखेंगे कि हिंदू धर्म मूलतः किस धर्म के संरक्षण में आए? तो हिंदू धर्म को अपनाने लगे वो। अब हम देखते हैं लास्ट पैराग्राफ इनका। तो अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियाँ थी। कहाँ पाई गई? किस जनजाति शासनकाल में? तो अहोम। यह एक परिष्कृत समाज था। जो अहोम समाज था त्यागा गया समाज था, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी उस समय। परिष्कृत समाज, त्याग दिया गया समाज था। यहाँ कवि विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में ट्रांसलेट किया गया या लिखा गया। अब हम देखते हैं निष्कर्ष, अर्थात इन सभी जनजातियों का और राजा के बाद जो प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आए, तो उसका निष्कर्ष क्या है? तो अब देखते हैं। निष्कर्ष में है, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ।
वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। तो इसमें बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ, जहाँ वर्ण व्यवस्था समाज और जनजातीय समाज जब एक दूसरे के संपर्क में आए तो इनमें काफ़ी क्या हुआ, बदलाव हुआ, आदान प्रदान हुए और अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत से विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, अर्थात जनजातियां अब जातियों में क्या हो गई, विभाजित हो गई, जाति आधारित समाज में शामिल हो गई। लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना करी, जैसा कि अभी हमने गोंड और अहोम जनजाति को देखा। इस तरह से वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। बड़े बड़े साम्राज्यों और राज्यों से उनको क्या करना पड़ा, लड़ना पड़ा, बलिदान होना पड़ा। तो इस प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार की जनजातियों के बारे में चर्चा की गई है। जाति, वर्ण, टांडा, गढ़, चौरासी, भुइयाँ, ये जो भी शब्दावलियाँ हैं आप इनको ध्यान में रखेंगे, इनका डिटेल आपको बता दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने आज इस लेक्चर के माध्यम से जो 7वीं सदी से 12वीं सदी और 12वीं सदी से 13वीं सदी से 16वीं सदी तक इतिहास कल के लेक्चर्स में पढ़ा गया था, उसका प्रभाव क्या हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातियों पर विशेष रूप से, और कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती हैं, इस बारे में चर्चा की गई इस पर। और किस प्रकार से जनजातियाँ अब जातियों में बट गई और जातियों में भी कुछ राजा के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल रहे और कुछ केवल जाति तक ही सिमट कर रह गई। तो इस प्रकार से इसमें जनजातियों के बारे में बताया गया है, उनके जीवन यापन, उनकी दिनचर्या, उनके सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।